आज हम चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। इसके अंदर हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जेई के लिए और नीट के लिए, है ना। इस पर एक आध दो क्वेश्चन जर्नली आते रहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी वैसे तो आपने 8th में 9th में पढ़ा हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब पढ़ा है 8th और 9th में। लेकिन यहां हम मेनली बात करेंगे हेनरी लॉ की। तो उससे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है ना। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, ये फिक्स कर लो 1 लीटर। कोई सॉल्वेंट है, ये कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है वाटर हो। जर्नली जब गिवन नहीं होता है तो हम वाटर को कंसीडर कर लेते हैं। इसमें बाहर से कोई सब्सटेंस डाल दो आप, है ना, या कोई सॉल्यूट डाल दो। तो इतना सॉल्यूट इसके अंदर डालो, है ना, कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डाला जाए जो डिसॉल्व हो जाए, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो कोई अगर कहे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती, तो सॉल्युबिलिटी जो है ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस नहीं बोलना है तो सॉल्यूट बोल लीजिएगा, किसमें डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व इन आ फिक्स अमाउंट। कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूं, आप समझदार हैं। क्योंकि अगर मैंने सॉल्वेंट बदल दिया तो आप ध्यान रखिए, उसके अंदर जो सॉल्यूट डाला जा रहा है वो किसी में कम सॉल्युबल होगा, किसी में ज्यादा होगा, है ना। ये तो आप जानते ही। तो इसलिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो भी लेना है उसके अंदर देखा जाएगा, ये डाला जाएगा, क्या बनाएगा ये, और ये बनाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की जो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, फिक्स अमाउंट के अंदर, है ना, एट आ फिक्स टेम्परेचर, या कांस्टेंट लिख लो, एंड प्रेशर। ये कहलाती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है इज जर्नली एक्सप्रेस्ड इन, ये जर्नली एक्सप्रेस की जाती है या तो मोल पर लीटर में, जिसको आप मोलरिटी कहते हैं, या ग्राम पर लीटर में, जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हैं या स्ट्रेंथ कहते हैं। पर यहां पर जर्नली यूज होगा मोल फ्रैक्शन का। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी किसी में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर, या ये जीटा लिखा हुआ है ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन, है ना। किसी भी टर्म में ले सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, लिख लीजिएगा। लिख लिए। चलिए, अब आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो फैक्टर्स
विच अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका देखिएगा। जैसे सॉल्यूट में सॉल्वेंट जुड़ गया और बन गया सॉल्यूशन। अब आप बताइए, अगर दो चीज ऐड हो गई और एक बन गई, तो आप ये जानते हो जब दो चीज जुड़कर एक बनती है तो ये रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। हीट इवॉल्व होगी मतलब डेल एच इसका नेगेटिव है। और आप ही सोचिए, अगर मैं पानी में मान लो गैस के पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं, तो अगर दो चीज जुड़ रही हैं तो क्या होगा? उसकी एंट्रोपी क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप बताइए, गैस में ज्यादा हलचल होती है, रेंडमनेस ज्यादा होती है, या गैस के मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तब रेंडमनेस ज्यादा होगी? अकेले गैस के मॉलिक्यूल में तो दोनों के मिलने से रेंडमनेस कम हो जाएगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी कम हो जाएगी, रेंडमनेस कम हो जाएगी। लेकिन आप सब जानते हो, गिब्स का रिलेशन पढ़ा हो आपने 11th क्लास में, ये पढ़ा है। अब ये दोनों के जुड़ने से सॉल्वेंट बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो बताइए स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव कंडीशन पढ़ा है सबने। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों के मिलने से ये बन रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। अब आप यहां से ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल एच नेगेटिव, डेल एस भी नेगेटिव है ना, डेल एस भी नेगेटिव है। तो आप सोचिए डेल जी कब नेगेटिव आएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? भाई सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपने क्या कर दी? कम कर दी। अगर ये कम होता गया तो सोचिए ये नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई अगर इसकी वैल्यू कम होगी, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, सोचिएगा, है ना, टेम्परेचर की वैल्यू आपने बढ़ा दी तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपको डेल जी को नेगेटिव रखना है, इसका मतलब टेम्परेचर अगर आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा, जिससे डेल जी नेगेटिव हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए, है ना, क्योंकि देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है। अगर आपने इसे बढ़ाया तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और ये कम है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी? तो इसलिए इसको कम रखना है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब चलेगा जब टेम्परेचर लो है। तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर लो होता है, पढ़ा है आपने ली चैटलियर में। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन जो है प्रोसीड इन आ फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसमें? एक्सोथर्मिक के केस में। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़े आगे, है ना। देखिए, अब इसे हटा दें तो आपको समझ में आ गया कि अगर सॉल्यूट, ऐसे लिख देता हूं, अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन है, और रिएक्शन जो है, यहां लिख देता हूं पहला केस एंडोथर्मिक है, मान लो एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ाओगे
तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडो में तो रिएक्शन क्यों भागेगा, भागेगा मतलब ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्यों लौटेगा, ये कम होती जाएगी सॉल्युबिलिटी। तो क्लियर हो गया एकदम पिक्चर आपको, इस मेथड से भी, थर्मोडायनेमिकल मेथड से भी और वैसे भी ली चैटलियर से भी, कि अगर रिएक्शन एंडो होता है तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली होती है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के एंडो में, और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली होती है एक्सोथर्मिक। ये है इस पर्दे का निचोड़ जो निकाला गया है, लिख लीजिए। चलिए, तो ये था पहला फैक्टर, टेम्परेचर। दूसरा दूसरा फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ गैस या सॉल्यूट पार्टिकल, समझ लो, ऐसे समझ लो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के नेचर पे रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। देखिएगा, जैसे आपने सुना है केमिकल बॉन्डिंग में या सॉलिड स्टेट में कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर अगर कोई चीज है, मान लो ये पोलर है, चार्ज है, और इसे आपने पानी में डाल दिया, ये भी पोलर है, तो पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। और आपने मान लो यहां पर ले लिया कुछ भी CCl4 और इसको डाल दिया बेंजीन में, ये क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर, और ये भी कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। आप ये चाहो कि अगर इसको मैं इसमें डाल दूं, कभी डिसॉल्व नहीं हो, इसको इसमें डाल दूं, कभी डिसॉल्व नहीं हो। तो ये सॉल्युबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो सेम नेचर के हैं कि नहीं। समझ में आ रहा बात को? तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारे काम का है, जिसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेक्चर, सबसे कीमती, वो है तीसरा, प्रेशर। बस यही हमको पढ़ना, ये समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, हेनरी लॉ। इसमें क्या है, जैसे आपने कंटेनर लिया, ऐसे समझिए, और आपने इसमें कोई लिक्विड भर लिया या सॉल्वेंट भर लिया, और बाहर से इसके अंदर आपने कोई गैस डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी, तो वो कह रहा है इस गैस पर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाओगे, अप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा ये गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व होती चली जाएगी। मतलब समझो, मान लो एक की बजाय आपने यहां पर ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, क्लोरीन ले ली,
और आपने इस पानी में डाल दिया इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये हाइड्रोजन कितनी डिसॉल्व होगी, या ऑक्सीजन से ज्यादा डिसॉल्व हुई या कम डिसॉल्व होगी, तो कुछ नहीं करना है, जितना ज्यादा इसके ऊपर इसका पार्शियल प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा डिसॉल्व होती चली जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर। लिख लीजिए। तो फैक्टर हेडिंग डाल दो प्रेशर। लिख लिए। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है इसकी, इसके अंदर लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर के। तो लिखो solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। जितना ज्यादा इस गैस के ऊपर पार्शियल प्रेशर आप लगाएंगे उतना ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। यही है क्या? हेनरी लॉ। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। लिख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, नहीं ये लिक्विड के अंदर, अबव लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस लिख लो। यही है क्या? यहां लिख देता हूं, यही हेनरी लॉ है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर डेवलप करोगे गैस के ऊपर, पार्शियल प्रेशर से मतलब है अलग अलग गैस का प्रेशर अलग अलग होगा। जिस गैस पे काउंट करनी है सॉल्युबिलिटी उसी के प्रेशर को लेना है, इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है तो इसका पार्शियल प्रेशर देखेंगे हम, इसकी देखनी है तो इसका पार्शियल प्रेशर, है ना। तो ये ध्यान रखिए, जिस पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलो, तो ये आपने इसका स्टेटमेंट पढ़ लिया है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। लिखिए। तो ये तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था। लिखिए सेकंड स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, ये जो पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं गैस पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, मतलब वो गैस के कितने मोल इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा।
है ना। ये कौन सा, ये गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस उतनी ज्यादा इसके अंदर डिसॉल्व होती चली जाएगी, उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। जितने ज्यादा मोल्स इसके अंदर डिसॉल्व होते चले जाएंगे गैस के, उतना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसे बोल। अब आप बताइए, ये पार्शियल प्रेशर है, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओ, के एच लगा दिया, और ये मोल फ्रैक्शन। अब आप बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मान लीजिए ये आपके पास सॉल्वेंट के मोल्स हैं, और ये आपके पास जो बाहर से गैस डाली गई है उसके मोल ये हैं। तो बताइए इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से निकलेंगे। इसमें जो के एच आप देख रहे हैं, इसको हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। आप देखोगे अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती। तो देखिए, न्यूमेरिकल करना हो तो मैं अभी बताता हूं आपको, इसी से न्यूमेरिकल निकलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसके ऊपर। तो यहां से देखिएगा, ये जो के एच है इसका एक्स के संग क्या रिलेशन है, इनवर्सली, है ना। उधर ले जाइए, एक्स का मतलब क्या है हमें मालूम ही है, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो आप ये भी कह सकती हैं। तो इसका मतलब जिस गैस का के एच कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और के एच जो होता है आपको बता दें, ये टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यह सॉल्युबिलिटी के ले लो आप, अभी थोड़ी देर पढ़ा था सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे ले लो। तो पेपर में कई बार क्या करता है, के एच दे देता है और सॉल्युबिलिटी पूछ लेता है। तो जिसका के एच कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस साइड में ले जाइए। तो के एच एक्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यूमेरिकल इससे भी निकलेंगे और इससे भी निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो मैं बताता हूं, पहले इसको लिख लीजिएगा आप। देखिए, हेनरी लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ढंग से देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है जिसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। मतलब आपने क्या करा, ये वाटर है और इसमें बाहर से नाइट्रोजन गैस डाल दी। तो आपको मालूम है हेनरी लॉ के जितने भी क्वेश्चन है वो फार्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर होता है के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब इसमें आप समान इकट्ठा कर लो, खत्म क्वेश्चन। ये देखिए, बताइए प्रेशर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, पार्शियल प्रेशर इतने बार, तो पी दिया हुआ है इतने बार, यूनिट पे विशेष ध्यान रखेंगे हम। और के एच मुझे दे रखा है, देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो के एच की यूनिट होगी वही पार्शियल प्रेशर की होगी। तो पार्शियल प्रेशर की बार है और के एच की दी हुई है किलो बार, यहां ध्यान दें। तो आप किलो बार को भी बार में चेंज कर लो, इनटू 1000 कर दो। इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यही गड़बड़ हो जाती है, बता दें पहले।
अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है 1 लीटर वाटर है, तो आपने सुना होगा 1 लीटर वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो इसको आप 1 लीटर को 1000 ml कह सकते हैं। और वाटर के केस में जितने ml होती हैं उतने ही ग्राम हो जाते हैं, क्योंकि मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो जितना वॉल्यूम है उतना ही मास हो जाएगा। तो जितने ml होंगे वाटर के उसको ग्राम लिख दिया करो। तो बताओ, जो सॉल्वेंट है कैपिटल एन मोल्स, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ कैपिटल एन की ये वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो P आपको मालूम है, KH आपको मालूम है, कैपिटल एन आपको मालूम है, तो आप बताओ मोल्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे सॉल्यूट के निकल के, यही तो आपको निकालने हैं। तो जब आप मोल निकालेंगे इसके तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इतने, कितने आ जाएंगे 0.1 इतने मिली मोल्स। पहले मोल्स आएंगे इंटू 1000 कर देना, मिली मोल्स आ जाएंगे। तो मेन है वैल्यू रखना, वैल्यू रखते जाओ आंसर निकालते जाओ, सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से हेनरी के सॉल्व हो जाएंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, अब आपको क्वेश्चन सेकंड दिखाते हैं। क्वेश्चन सेकंड में ये कह रहे हैं कि साहब इसका सॉल्यूशन दिखाने जा रहे हैं। ये कह रहा है एक ड्राई एयर है जिसके अंदर इतने परसेंट तो नाइट्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, और टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो बताइए पार्शियल प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन का क्या होगा। तो टोटल तो 1 एटमॉस्फेयर है, उसका 79% निकाल लो, तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आ जाएगा कि टोटल 1 था उसमें से ये कितनी थी। सिमिलरली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर इनटू ये इसकी परसेंटेज। तो सबसे पहले आप दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लो। दोनों के KH आपको दे रखी, KH दोनों के दे रखी, तो बताओ दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने में कितनी देर लगेगी भाई, आ जाओ। पार्शियल प्रेशर होता है ये इंटू मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं नाइट्रोजन की, तो KH भी मुझे नाइट्रोजन का रखना पड़ेगा और X भी नाइट्रोजन का आएगा। अगर मैं बातें करूंगा ऑक्सीजन की, तो KH भी ऑक्सीजन का रखूंगा और मोल फ्रैक्शन भी ऑक्सीजन। अब देखो, ये मुझे मालूम है, ये मालूम है, ये दोनों मालूम है, KH दोनों के मालूम है, नाइट्रोजन का भी इसका भी। तो बताओ रख दूं तो ये X आ जाएगा नहीं आ जाएगा निकल के, और यही मुझे निकालना है। वैल्यू रख दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। बस मेन वैल्यू रखना सीखो। दोनों KH गिवन है, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, पुट कर दिया, रेशो निकालना था मोल फ्रैक्शन का, आ गया बस। क्लियर है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन ये है बेटे, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ CO2 निकालो। तो पहले हम इसके मोल निकाल लेते हैं, फिर तो हमको मास निकालना आ ही जाएगा। हमसे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ CO2 निकालो जिसको इसमें डिसॉल्व किया गया है, और ये वॉल्यूम गिवन है वाटर का। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि सामान इकट्ठा करो। फार्मूला क्या होता है हेनरी का, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बस इसको याद रखिए। प्रेशर गिवन है, KH गिवन है, लेकिन फिर ध्यान दो इन दोनों की यूनिट सेम हो, यही गड़बड़ होने वाली है। तो आपको मालूम है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर में 760 बार होती है,
सॉरी, वो तो टॉर होती है। एक एटमॉस्फेयर में इतने बार होते हैं। तो बताइए, ये मेरे को दे रखा है एटमॉस्फेयर में और ये दे रखा है बार में। चाहे किलो बार में है, किलो बार को बार में चेंज कर लो। ये लो, मैंने इसको इंटू 1000 कर दिया, बार हो गया। तो ये भी बार में होना चाहिए, पर दिया है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बार में आ जाएगा। बस यही सवाल की कलाकारी है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखो, 4 एटमॉस्फेयर है, इसका मल्टीप्लाई करो, ये बार में आ गया टू पार्शियल प्रेशर। और ये किलो बार था, इंटू 1000 कर दो, ये भी बार में हो गया। ब्रैकेट में आ जाओ। CO2 के मोल्स निकालनी है सॉल्यूट के। किसमें डिसॉल्व है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अब यहां ध्यान दो, देखो ये डेसीमीटर क्यूब, आपको बता दें 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता 1 लीटर। 11th में पढ़ाया है। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। और अभी अभी बताया था पानी में जितने ml होंगे उतने ही ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है। तो बताइए बेटा, अगर आपसे कहूं सॉल्वेंट के मोल्स क्या होंगे यहां रखने के लिए? मोल होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है वाटर का इतना, मॉलिक्यूलर वेट सब जानते हैं। तो ये आपके पास निकल आया साहब इसके मोल्स। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो बताओ आपके पास CO2 के मोल्स निकल आएंगे। पर आपको निकालना है अमाउंट। तो आप जानते हैं मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44। तो अब जो भी मोल्स आए उसमें 44 का मल्टीप्लाई कर दो तो वेट निकल आएगा ग्राम्स में CO2 का। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो, ये तीनों क्वेश्चन मुझे लगता है आपको हेनरी के समझ में आ गए होंगे। लिख लीजिएगा। आ रहा है समझ में? देखिए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको हेनरी लॉ के बता दिए। अब अगले 3 क्वेश्चन देखिए जिससे आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये आपको सॉल्यूशन नंबर 4 बता रहा हूं। देखो, ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन। इथेन को पानी में डाला गया है जिसमें आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर ये, ठीक है। पार्शियल प्रेशर 1 बार है और मास ये दिया हुआ है इथेन का। बाद में कह रहा है अगर मास इतना कर दूं तो पार्शियल प्रेशर निकाल। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मास ऑफ द गैस, मास बोल लो सॉल्युबिलिटी बोल लो, डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होता है ये? पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या मास ऑफ द गैस विच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, है ना। ये भी पार्शियल प्रेशर के क्या होती है? डायरेक्टली। तो आप इसको 2 बार डिवाइड कर दीजिए। अब आप बताओ, ये दे रखा है आपको M1, ये दिया है M2, ये दिया है P1 और निकालना है P2। वैल्यू रख दो बस। तो पहले इसकी वैल्यू दे रखी है मास की इतनी, बाद में चेंज करके कर दी है इतनी। पहले प्रेशर 1 बार है तो ये बार में है तो बार में आंसर आ जाएगा। तो P2 आपको निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं हेनरी के, लेकिन एक आध आ जाता है, इसलिए करा के दिखा दिया है कि जैसे सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली होती है गैस की, ऐसे मास ऑफ द गैस विच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड ये भी कह सकते हैं। सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं और मास भी कह सकते हैं। ये प्रेशर के क्या होता है? डायरेक्टली। तो समझ में आ गया 4th क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। आपसे कह रहा है KH दे रहा है मीथेन का बेंजीन के अंदर इतना, तो आपको मीथेन का KH जो है वो इन्होंने दे दिया है, बस वैल्यू लिख लो आप, कोई परेशानी नहीं है। और जो पार्शियल प्रेशर है वो दिया है 760, बस यूनिट ध्यान रखना दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम है। तो आपसे कह रहा है आप इसकी क्या निकालिएगा, सॉल्युबिलिटी। तो बेकार सवाल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको मोल फ्रैक्शन बोल दो या सॉल्युबिलिटी बोल दो, एक ही बात है। तो आपको P गिवन है, यस, KH गिवन है, यस, बस देख लेना दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। X सॉल्व करके निकाल लो, बस ये आ जाएगा, देख लो। X मींस मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, है ना, आपका आंसर आ गया, ये आ गया P/KH। इसको आप मोल फ्रैक्शन बोल लो या सॉल्युबिलिटी बोल लो गैस की, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन जेई में आया है 2019 में। ये दोनों क्वेश्चन थे बोर्ड में आए हुए, ये जेई में आया है 2019 में। तो इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको बताना है कि आपको KH दे रखी, इन चारों के KH गिवन है, तो बताना है कौन सा इसमें ग्राफ सही है। ग्राफ पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में खींचा गया है। यहां देखो कंफ्यूजन दे रहा है, क्योंकि आपको जो रिलेशन मालूम है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, गैस होता है, पर यहां सॉल्वेंट ले लिया है। तो आप मुझे बताइए, फार्मूला जो हेनरी लॉ का होता है वो ये होता है नहीं होता है। इसके अंदर जो X है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, गैस है, और यहां दे दिया है सॉल्वेंट। तो आपने पढ़ा है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहां से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये निकल आया, नहीं आ गया। तो आप क्या स्मॉल x की जगह ये रख सकती, ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का या वाटर का, यही तो लेना है यहां पर। अब आप इसको ओपन कर लो, तो बताइए ये आ जाएगा, वाटर लिख देता हूं। अब ये सब स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करवा दो। तो बताइए, y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है, x एक्सिस पे ये लिखा हुआ है, तो बताइए स्लोप कितना है, -KH। तो हमें स्लोप मालूम पड़ गया, माइनस में आ रहा है, और y इंटरसेप्ट जो C होता है वो KH है। तो y इंटरसेप्ट जो है C वो KH के बराबर है, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जिसका KH ज्यादा होगा उसका C मतलब y इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। भाई ये तो आप जानते हैं ना, ये लाइन कट कर रही है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, C, y इंटरसेप्ट। तो बेटे ये देखो, पहली बात तो जो ग्राफ आ रहा है इस तरीके से, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यहां से नापते हैं स्लोप, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये नहीं आएगा, पहली बात। क्योंकि स्लोप नेगेटिव के लिए आपको मालूम है एंगल 90 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा, जिसका KH ज्यादा है उसका C ज्यादा है। तो बताओ इन चारों में से जो KH गिवन है, सबसे ज्यादा KH किसका है, बताइए, Z का। तो आप देख रहे हो ये डिस्टेंस जो है, ये जो लाइन जा रही है, ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट, यही तो होता है C, और C है KH के बराबर। तो सबसे ज्यादा C किसका है, Z का। तो आपका आंसर ये हो गया। आप कहोगे क्यों ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन देखो यहां ZYXW दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप अगर ढंग से देखें इसे, ये सही कर लो, ये वैल्यू दी हुई थी ये, और मैंने इंटरचेंज कर दी। तो आप देखो यहां पर Z की वैल्यू KH सबसे ज्यादा है,
फिर के एच किसका ज्यादा है बताइए, 35 वाई का, फिर एक्स का, फिर डब्ल्यू का। तो जो के एच का ऑर्डर है वही हाइट जो हो जाएगी के एच उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो बताइए जेड सबसे ज्यादा है, फिर वाई है, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है। तो ये आंसर हो जाएगा, जबकि इसमें इंटरचेंज कर दिया, ये नहीं। तो ये बहुत सुपीरियर क्वेश्चन है क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन से कंपेयरिंग करके तब आया है ये। ठीक है, लिख लीजिएगा।